Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we'll be discussing these articles in detail. मैं आपको एक brief दे देती हूँ कि what we will be doing today so that you stay connected. आज के articles थोड़े भारी लगेंगे, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एंड विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल. इफ इन केस, नाउ प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, इफ इन केस लास्ट का अगर आर्टिकल है दैट इज योर मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन प्रिजन्स, अगर वो टाइम रहते हो गया तो ठीक है, नहीं तो आई टेक इट टुमारो ऑनवर्ड्स. क्योंकि देखो एक एक फटाफट होता है ना, भाग दौड़ नहीं करनी है किसी भी आर्टिकल के साथ कि फटाफट कवर कर लेने हैं हर चीज़, वो नहीं. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए. सो विल टॉक अबाउट एवरी आर्टिकल इन डिटेल इन अ वेरी इन अ सच इन डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड, जो आपके आंसर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो. तो अपने पास एक पेन एंड पेपर ज़रूर रखें सो दैट यू कैन राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड लेट्स बिगिन. तो हम बात करेंगे आज तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बारे में, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है. देन यू हैव दिस ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024 क्या कहती है और एवरीथिंग अबाउट इट. आप मेंस अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो. ये SRO-FT फ्रेमवर्क क्या है, पेपर 3 से लिंक कर सकते हो ये. एंड टोबैको एपिडेमिक इन इंडिया और GS पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो, हेल्थ सेक्शन से लिंक कर सकते हो. देन यू हैव मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन प्रिजन्स. तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. जैसे आई गिव यू, जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हम आएंगे तो एक क्वेश्चन होगा, आप देखना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मेंस का है, तो आप उसमें ये कैसे इस को यूज़ कर सकते हो इन आंसर राइटिंग, राइट. तो जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं तो आप अपने GS पेपर 1 से भी लिंक कर सकते हो. हम जब सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, GS पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको, हेल्थ सेक्शन से लिंक कर सकते हो, इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू विमेन उनसे भी लिंक कर सकते हो. सो विमेन प्रिजनर्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, द स्टेटस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन प्रिजन्स उसके बारे में बात करेंगे. तो द हिंदू में काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया था. क्यों हम डिस्कस करेंगे? क्योंकि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2024 वॉज ऑब्जर्व्ड. कब? 28 मई को. ठीक है जी. तो उसके विद रिस्पेक्ट टू में ये आर्टिकल है. शुरू करते हैं सेशन को. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको और क्लियर होती जाएंगी. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. डू शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड और एनी अदर एग्जाम ऑफ बी इट SSC और स्टेट सिविल सर्विसेज, क्योंकि करंट अफेयर कॉमन रहता है. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लेवल ऑफ डेप्थ. आप अपने एंड से जब आपको पता है कि अच्छा पेपर A में ऐसे सवाल आते हैं, पेपर B में यहाँ से ऐसे सवाल आते हैं, क्योंकि एग्जाम अलग अलग है, करंट अफेयर सेम है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द वे दे आर पुटिंग क्वेश्चंस. SSC में दे आर मोर अबाउट कि वो एक डेप्थ कितनी चाहिए, मतलब अच्छा इतने फैक्ट्स यहाँ से याद करने हैं. तंडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से किस तरीके से SSC में सवाल आता है, या अगर आप हरियाणा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट के किसी एग्जाम के लिए, तो अपने PCS एग्जाम के करंट अफेयर्स देखो, प्रीवियस ईयर देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, उस हिसाब से आप अपना कंटेंट ले सकते हो. कंटेंट एज इन यू विल हैव दैट मोर क्लैरिटी कि अच्छा ये 5 पॉइंट में से मेरे लिए ये यहाँ से सवाल उठ सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम. आई एम टेकिंग दिस सेशन विद रेफरेंस टू UPSC. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. 32-year-old woman was killed by a tiger इन द बफर जोन ऑफ तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व. महाराष्ट्र में पड़ता है, इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट. हम बहुत बार कवर कर चुके हैं इन टाइगर रिजर्व्स को. जो बच्चे नहीं हैं इस सेशन में, मैं बता देती हूँ, वो 2-3 रुपए का एक मैप आता है, वो मैप अपने वॉल्स पे पेस्ट कर लो और साथ साथ जो जो हम टाइगर रिजर्व कवर करते हैं उसको वहाँ वहाँ लोकेट करते जाओ. ठीक है, एक ये. दूसरी बात, अपनी एटलस खोलो और बगल में देखो कि अच्छा तडोबा अंधेरी यहाँ है, तो ऊपर क्या पड़ रहा है? नवेगांव नागजीरा. ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में. ऊपर थोड़ा सा और चले जाओ, पेंच पड़ता है. तो ये एक कॉरिडोर बन गया. आपको
सारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो कौन सा पड़ेगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो कौन सा पड़ेगा, ये मालूम होना चाहिए। और जब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं आज, तो आपको महाराष्ट्र थोड़ा सा घूमना है, और महाराष्ट्र में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, ये मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा खुद भी हिम्मत दिखाओ, और देखो स्पून फीडिंग पे कम्प्लीटली रिलाई मत किया करो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बस जो होमवर्क देती हूँ वो साथ साथ कवर करते जाओ। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। तडोबा नेशनल पार्क और अंधेरी टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इंक्लूड्स। ये महाराष्ट्र का सबसे लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। 625.4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर ये पड़ता है। एंड ये जो नाम है तडोबा, ये नाम पड़ता है विद द नेम ऑफ द गॉड तडोबा, दैट इज वर्शिप बाय द ट्राइब्स जो कि वहां पर उन फॉरेस्ट में रहते हैं। एंड अंधारी, अंधारी बेसिकली अंधारी रेफर्स टू दैट अंधारी रिवर जो इस फॉरेस्ट से गुजरती है। ठीक है, अब जैसे रिजर्व है, इट हैज कॉरिडोर लिंकेजेस विद, मैंने आपको मैप में दिखाया, ऊपर थोड़ा सा नागजीरा नवेगांव पड़ता है, और थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं तो पेश टाइगर रिजर्व पड़ता है, राइट। तो ये इसकी लिंकेज हो गई, कॉरिडोर की लिंकेज। Biogeographically, the reserve falls in the central plateau province of the Deccan Peninsula. So, ये रिजर्व कहाँ पड़ता है, मैप में दिखा दिया, सेंट्रल प्लेटू प्रोविंस। वेजिटेशन यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। 2 लेक्स हैं, तडोबा लेक, कलसा लेक, तडोबा रिवर यहाँ पर पड़ती हैं। फ्लोरा के अंदर बैम्बू और टीक डोमिनेंट हैं। फना में आपको टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ पियर, वाइल्ड डॉग, ये सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। देन यू हैव ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024। फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी डाइट्स एंड न्यूट्रिशन वॉज रिलीज, बेसिकली पूरी रिपोर्ट है, दैट इज रिलीज्ड बाय IFPRI, फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी डाइट्स एंड न्यूट्रिशन। यहाँ का डेटा आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज करी गई। अच्छा, जब भी कुछ आंसर नहीं समझ आ रहा ना मेंस में कि मैं शुरुआत कैसे करूं, आपके पास ये चीजें होंगी ना, तो सिंपली बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा टाइम लगाए, आई वुड से आंसर लिख पाओगे। लिख दो अकॉर्डिंग टू फलाना 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 रिपोर्ट, IFPRI रिपोर्ट, ये है, राइट। ये डेटा स्टेटिस्टिक्स काम आएंगे कि ये कहती है कि एटलीस्ट 38% जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो आज अनहेल्दी फूड खा रही है, और सिर्फ 28% जो हैं वो ये 5 रिकमेंडेड फूड ग्रुप्स जो हैं वो खा रहे हैं, जिसमें आता है जैसे स्टार्च स्टेपल फूड हो गया, एक वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, नट और सीड, एंड 1 एनिमल सोर्स फूड। तो ये 5 जो रिकमेंडेड हैं, ये हमारी 28% जनता जो है वो खाती है। बाकी एटलीस्ट 38% आज अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, पैकेज्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। जो पूरा मतलब the consumption of such calorie dense and nutrient poor food, it was not only high but was also increasing also। और ऊपर से कौन यहाँ मतलब चलो बाहर जाके पिज़्ज़ा खा आते हैं, बर्गर खा आते हैं, अभी मन नहीं लग रहा है, नीचे जाके पैकेज फूड जो भी है, अनहेल्दी डाइट आप जो कंज्यूम कर रहे हो, और ये बढ़ता जा रहा है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड और वेजिटेबल्स की कंजम्पशन बहुत कम होती जा रही है। इंडिया में और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर जो कंजम्पशन है ऑफ प्रोसेस्ड फूड वो ऑन राइस बढ़ रही है। आफ्टर सीरियल्स एंड मिल्क, स्नैक्स एंड प्रिपेयर्ड फूड्स अकाउंटेड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फूड बजट्स। तो सीरियल्स और मिल्क के बाद स्नैक्स और प्रिपेयर्ड फूड जो है आज हमारे फूड बजट में सबसे ज्यादा ये आता है। लेज खा लो, चिप्स खा लो, राइट, प्रिपेयर्ड फूड खा लो, पैक्ड खा लो, ये सब बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है, 2011 में वो थी 15.4% और अब 2021 में बढ़ के हो गई है 16.6%। 2006 में जो ओवरवेट एडल्ट्स के अंदर है वो भी बढ़ता जा रहा है, पहले था 12.9% और अब हो गया है 16.4%।
Similarly, the share of packaged foods in household food budgets, जो पूरे हाईली प्रोसेस्ड फूड होता है, कैलोरी डेंस फूड होता है, पैकेज फूड होता है, वो भी आपके फूड बजट में आज बढ़ता जा रहा है, नियरली डबल्ड। साउथ एशियन रीजन के अंदर ये रिपोर्ट कहती है कि इस पर्टिकुलर रीजन में ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड्स वर एक्सपेंसिव, वेयर एज सीरियल्स, फैट एंड ऑयल, शुगर एंड शुगरी एंड सॉल्टी स्नैकी जो स्नैक्स हैं ये इनएक्सपेंसिव हैं, तो लोग सस्ते की तरफ भागते हैं, है ना। अब ये जो रिपोर्ट दी गई है वो दी गई है बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, बिना किसी इफ बट के हमें करना है ये कवर IFPRI के बारे में। 1975 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ, जो क्या करता है, जो प्रोवाइड करता है रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशंस, कि आप कैसे, मतलब उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो रिसर्च बेस्ड होते हैं कि कैसे आप गरीबी कम कर सकते हो इन अ सस्टेनेबल मैनर, यू कैन एंड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। एक रिसर्च सेंटर है ऑफ CGIAR, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल इनोवेशन नेटवर्क है। किस पे फोकस करता है? जो इसकी रिसर्च एरियाज हैं वो है 5 स्ट्रैटेजिक रिसर्च एरियाज, कि फूड सप्लाई you need to make sure that is sustainable and you foster a climate resilient food, sustainable food supply, healthy diets promote करें, and build inclusive and efficient markets, trade systems and food industry, transforming your agriculture and rural economy, strengthening the institutions and governance, right? जो फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, यू नीड टू स्ट्रेंथन दोज इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? वॉशिंगटन DC में। तो IFPRI के क्या क्या फोकस एरियाज हैं और 1975 में ये स्टैब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़े। RBI ने रिसेंटली इशू किया है क्या? फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फिनटेक सेक्टर, SROFT, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फिनटेक सेक्टर। किस लिए फ्रेमवर्क इशू किया है? फॉर रिकॉग्नाइजिंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर बेटर सेल्फ गवर्नेंस एंड कंप्लायंस बाय फर्म्स इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। बात करते हैं फिनटेक फर्म्स। फिनटेक से आप क्या समझते हो? पहले तो ये समझो, फिनटेक ऐसी कंपनीज जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं फॉर डिलीवरिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बिजनेसेस, टू कंज्यूमर्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेपल है ना। सिंपल आपके पास आईडी है और आप अपना अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, नेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है? फिनटेक फर्म्स हैं, वो कंपनीज हैं दैट आर प्रोवाइडिंग अपनी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो फॉर डिलीवरिंग सच फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। अब ये जो फ्रेमवर्क है RBI का, आपके पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो RBI का फ्रेमवर्क है फॉर SROFT, मैं बार बार पूरा टर्म नहीं बोलूंगी, I hope you are understanding. SROFT stands for Self Regulatory Organization for Fintech Sector. तो RBI का फ्रेमवर्क फॉर SRO, इस फ्रेमवर्क का मकसद क्या है? सेल्फ गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, कंप्लायंस को इम्प्रूव करना अमंग द फिनटेक फर्म्स। What will be the role of SROFT? ये तो मैंने आपको बता दिया, ये फ्रेमवर्क क्या करता है। इट डिफाइंस फिनटेक एज एंटिटीज दैट आर प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। SROFT would be industry led and will be responsible for establishing and enforcing regulatory standards। मतलब इंडस्ट्री लेड, मतलब it will be led by industry participants, ठीक है, industry led, it will be led by industry participants। regulatory standards, it will be enforcing, it will be responsible for enforcing regulatory standards,
It will establish, it will enforce standards for the industry. It will be responsible for promoting ethical conduct. Ethical behavior should be there among its members. It will ensure market integrity, integrity of the market. It will ensure resolving disputes within the fintech industry and fostering transparency and accountability among its members, among the fintech firms. So RBI's new framework, it encourages fintech companies to self-regulate. An industry-led body, SROFT, industry-led body, industry बताया था ना, industry-led होगी. It will set, it will enforce rules, promote ethics, maintain market integrity. ठीक है. Now what are the requirements for setting up an SROFT? What are the requirements for setting up SROFT? First of all, it must be a non-for-profit company. जो शेयर होल्डिंग है that must be diversified. No single entity or group मतलब holding 10% or more of its shares. ये है structure, ये है ownership. And that applicants should have a minimum net worth of 2 crore within 1 year of recognition or before starting the operation, whichever comes first. Now, as far as board composition is concerned, at least 1/3 members जो हैं of the board members, including the chairperson, must be independent. Should be independent and without any active association with the fintech entity. Majority of non-independent directors should represent fintech companies that are not directly regulated by other authorities. So यहाँ पर जो non-independent directors हैं, they are to be representatives of fintechs that are currently not directly regulated by other authorities. ठीक है जी. What else are the additional requirements? यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम से. जो applicants हैं, they must demonstrate, they should demonstrate अच्छा that you are capable of establishing the necessary infrastructure. They need to establish, put in place such systems. अच्छा, they are able to handle issues like fraud, mis-selling, unfair practices, unauthorized transactions, किसी भी तरीके का misconduct they are able to handle, they are able to manage so that they protect your users. So दूसरी बात, while the SRO cannot open branches or offices outside India, fintech domiciled outside India can become members of an SRO. SROFT cannot open branches or offices outside India. लेकिन fintech companies that are based outside India, they can become the member of SRO. ठीक है. Now, see, the number of SROFTs recognized will depend on the applications that are received. Now, RBI may decide not to grant recognition to any application. RBI can appoint or send observers if necessary. They can nominate or depute observers on board if necessary. ठीक है. क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारा बता दिया. Now what are the responsibilities of SROFT? They must operate fairly, transparently, under the supervision of RBI. Right? Fintech SRO should frame a code of conduct for its members, set up a system for accrediting members, data privacy, transparency, create uniform documents for specific industry needs, develop a code of conduct for ethical advertising and market practices, market standards. ठीक है जी. They should have the authority to investigate, advocate powers to investigate, take actions against its members अगर कोई है that is not following the established codes, standards or rules.
सो रेगुलेटरी कंसर्न, सेक्टर डेवलपमेंट, कॉपरेशन, ये सारे के सारे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स आरबीआई. Represent the collective interest of your members, you foster cooperation, you help develop policies, right, that match the evolving sector of fintech sector. तो ये है context. आगे बढ़ते हैं with the next article, tobacco epidemic in India. लोगों के लिए भी नुकसान है, एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसान है टोबैको. इंडिया के अंदर 260 मिलियन टोबैको यूजर्स हैं, सेकेंड हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड. ये सिर्फ स्मोकर्स नहीं है जो अफेक्ट हो रहे हैं. देर आर अबाउट 6 मिलियन पीपल हु आर वर्किंग इन द टोबैको इंडस्ट्री एंड दे आर एट रिस्क. क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर स्किन कैन एब्जॉर्ब दोज हार्मफुल केमिकल्स इन टोबैको. जिस तरीके से टोबैको ग्रो होता है, दैट इज also hurting the environment. It takes up the soil nutrients, causes deforestation. They need a lot of woods to process, and to put it into perspective, आप लगाओ 5.4 kg of wood it takes just to make 1 kg of tobacco. फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बहुत है. 2017-18 में ये डेटा आपके काम आएगा सारा का सारा. 2017-18 के अंदर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी टोबैको की वजह से, इट कॉस्ट इंडिया over 1.7 लाख करोड़. मतलब इतना तो हेल्थ बजट के लिए भी पैसा साइड नहीं जाता हो. वे मोर देन द मनी. उसके अलावा जो टोबैको से कचरा होता है, ये क्लीनिंग अप द वेस्ट फ्रॉम द टोबैको, दैट इज कॉस्टिंग 6300 के आसपास, 6300 as in 6300 करोड़ every year, and is not including the damage to soils and forest. Second highest number of tobacco users after China. 60 lakh workers in the tobacco industry are being impacted. 5.4 kg of wood is required to process 1 kg of tobacco. This is the financial burden that it is causing. What government is doing? Government has taken some big steps. What are they? We have, what is this? FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. We have this act of 2003 that is set, it has rules that cover everything from how tobacco is made, sold, how it is advertised. Aim है to control and limit the tobacco use. We have National Tobacco Control Program, and above all this we also use tobacco taxation, putting taxes on the tobacco products ताकि हम उसको और ज़्यादा एक्सपेंसिव करें. अच्छा ठीक है, फिर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? दिक्कत ये है कि देयर इज पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स. They aren't being followed properly. Now there are advertisements. हम बोल रहे हैं ads के regarding भी बात कर रहे हैं, but still there are, मतलब आप लगाइए indirect advertisements. This act that I have mentioned, it bans direct tobacco ads. Indirect ads जो इनडायरेक्टली प्रमोट कर रही हैं टोबैको ब्रांड्स, यू आर इनडायरेक्टली एनकरेजिंग टोबैको यूज. टैक्स ठीक है हो रहा है, बट देयर इज टैक्स इवेजन दैट इज प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, मतलब स्टॉपिंग द गवर्नमेंट एफर्ट्स थॉटेड, आई वुड से. सर लोग वहाँ से टोबैको खरीदते हैं जहाँ पर लोअर टैक्सेस हैं. इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं फिर, लाइक स्मगलिंग एंड मेकिंग फेक टोबैको प्रोडक्ट्स. लेकिन टोबैको के टैक्सेस इंडिया के अंदर दे आर क्वाइट लो एज कंपेयर टू व्हाट एक्सपर्ट्स रिकमेंड. ठीक है, तो ज़रूरत क्या है? आपके पास लॉ है, ऐसा नहीं है लॉ नहीं है. बात क्या है? पुअर इम्प्लीमेंटेशन की. सो एनफोर्स एग्जिस्टिंग लॉ स्ट्रिक्टली.
Make sure companies follow packaging and advertising rules and imposing higher fines for violation. These rules, NTCP, COTPA, जो भी हैं ये rules हैं, programs हैं, acts हैं to control tobacco, they need to be enforced more strictly. Tobacco पे taxes बढ़ाओ. जो टोबैको फार्मर्स हैं, सरकार उनको भी हेल्प करे टू स्विच टू ग्रो अदर क्रॉप्स, ताकि उनकी भी जॉब लॉस नहीं हो. जॉब क्रॉप्स लाइक ज्वार है, इट कैन बी मोर अफोर्डेबल, राइट. सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन. इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही. आई टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन जो आज किया है, डू रिवाइज इट, मेक नोट्स आउट ऑफ इट, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं. एंड अगर कहीं पर आपको कुछ भी छूटा है तो डू रिवाइंड द वीडियो एंड मेक योर प्रॉपर नोट्स. ठीक है जी, क्रिस्प एंड शार्प. We'll meet you with other lecture in other lecture with other articles. Till then, take care. Good luck. Good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Take care. Thank you.